हेलो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है यह है अधिवास के प्रकार। यह टॉपिक कक्षा 12वीं के लिए जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित है। अधिवास से संबंधित बहुत सारी बातें हमने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था। अगर आपने उसका अवलोकन नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से आप मानव अधिवास नाम का चैप्टर जो चल रहा है आप उससे इसे देख सकते हैं और उसके आगे की श्रृंखला अभी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो आइए अभी हम लोग जानते हैं अधिवास के प्रकार। अधिवास जिसे बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, बस्ती भी कहा जाता है। और बस्ती जो है जहां हम लोग क्या होते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी जगह को अपने आवास के लिए चयन करते हैं और वहां रहना शुरू करते हैं, वो हमारा अधिवास कहलाता है। तो अधिवास के प्रकार विभिन्न सारे आधारों से अधिवास को कई वर्गों में बांटा गया है। आज हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहां पर दो टर्म हमारे सामने आता है जिसका मैंने पहले भी चर्चा किया था कि एक शब्द आता है प्रकार और दूसरा शब्द आता है प्रतिरूप। प्रकार जिसे हम अंग्रेजी में टाइप्स कहते हैं और प्रतिरूप को हम लोग पैटर्न कहते हैं। यहां थोड़ा सा इसका डिफरेंस जान लेना जरूरी है कि प्रकार और प्रतिरूप में क्या अंतर है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकार तो उसका क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। प्रकार से सीधा सीधा संबंध क्या हो गया कि ये वर्गीकरण है, अर्थात क्लासिफिकेशन है। जैसा अभी आपके सामने यहां पर आप इसको अवलोकन कर रहे हैं कि अधिवास के प्रकार को विभिन्न सारे आधारों से बांटा गया है, एक चार्ट के माध्यम से यहां आपको बताया जा रहा है। ये प्रतिरूप जो होता है इसे जरा समझने की जरूरत होती है। ये प्रतिरूप भी हमारे अधिवास से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इस प्रतिरूप को जानने में क्या होता है कि हम लोग जहां कहीं भी, हम सभी कहीं ना कहीं अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में घर बनाते हुए लोगों को देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये जो हमारी धरातलीय आकृति होती है, हमारे भूमि की जो बनावट होती है, भूमि की जो बनावट होती है उसके आधार से ये प्रतिरूप डेवलप होता है। तो किसी भी स्थान पर जो आवास या अधिवास बनाए जाते हैं वहां के धरातलीय बनावट के आधार पर जिस श्रृंखला में उसका ध्यान रखते हुए जो अधिवास बनाए जाते हैं उसे प्रतिरूप कहा जाता है। तो प्रतिरूप को जान लेना जरा यहां आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए इसके बहुत सारे प्रतिरूप की चर्चा इस श्रृंखला में की जाएगी। अभी हम लोग प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं, प्रकार के जस्ट बाद हम लोग अधिवास के प्रतिरूप पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रकार के तरफ जो उदाहरण है यहां हमें ग्रामीण अधिवास मिलेगा या नगरीय अधिवास मिलेगा, लेकिन जो प्रतिरूप है इसके तरफ हम देखेंगे कि यहां हम जो नहरों के किनारे या किसी सड़क के किनारे बनाते हैं तो वहां रेखीय प्रतिरूप बनता है, कहीं अरीय प्रतिरूप बनता है, कहीं वृत्ताकार प्रतिरूप बनता है। इसकी डिटेल में जानकारी हम लोग आगे लेंगे। तो प्रतिरूप की एक अलग ही टॉपिक हो जाती है। ये सारे विभिन्न प्रतिरूप में घर बने होते हैं। तो प्रतिरूप में ग्रामीण और नगरीय दोनों आप मिलकर दिखे जाएंगे आपको। तो ये प्रतिरूप की बातें होंगी, यहां पर हम लोग करेंगे। यहां हम लोग हल्का चर्चा कर लिए प्रकार और प्रतिरूप से। प्रकार और प्रतिरूप का एक स्पेशल वीडियो भी आपको आपके सामने आएगा, आप उसका भी अवलोकन करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे सीधे अभी चलते हैं अधिवास के प्रकार पर। अधिवास का जो प्रकार है इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास, जिसे शहरी अधिवास भी कहा जाता है, अर्थात रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। तो हमारे जो अधिवास बट गए वो दो भागों में बट गए, ग्रामीण में और नगरीय में। अब यहां एक प्रश्न आता है कि ये ग्रामीण और नगरीय अधिवास में बंटने का आधार क्या हो गया। तो यहां इसके बंटने का जो मुख्य आधार है वो है कार्यशैली, कि जहां पर जो कार्य की जाती है वो कार्य करने का जो सिस्टम है
किस किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो यहां आप जान लीजिए कि ये जो ग्रामीण अधिवास है, यहां पर रहने वाले लोग जो है, जो लोग मुख्य रूप से या जहां के बसावट के लोगों का, जहां बसने वाले लोगों का मुख्य क्रियाकलाप जो होगा वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि या कृषि से संबंधित और भी जो कार्य हैं उनसे जुड़ा हुआ होगा, तो वो ग्रामीण अधिवास कहलाएगा। और वैसे यहां के रहने वाले लोगों का जो आवास अधिवास होगा वो इस विशेषता को लेकर के होगा। लेकिन वही यदि किसी भूभाग में रहने वाले लोगों का उसका जो अधिवास है, वहां रहने वाले लोगों का कार्य यदि द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है या अन्य क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है, तो वहां रहने वाले लोगों का जो अधिवास होगा वो क्या होगा? नगरीय अधिवास होगा। अब यहां एक बात मैं आपको कहना चाहूं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक ये क्रियाकलाप जो है यह मानवीय क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ चीज है। आप मानवीय क्रियाकलाप को विस्तार से जानने के लिए हमारे मानवीय क्रियाकलाप वाले सेक्शन का अवलोकन कर सकते हैं, वहां इसकी जानकारी विस्तार से दी गई है। उसके उदाहरण सहित बहुत सारी बातें बताई गई जो आपके एग्जाम व्यू से वो आपको जानना जरूरी है। और आपके सिलेबस के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप का जो चैप्टर है या मानवीय क्रियाकलाप से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं आप उसका अवलोकन जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न 1 नंबर से लेकर के लघुतरीय, अति लघुतरीय या दीर्घोत्तरीय सब में पूछा जाता है, तो आप उसका अवलोकन जरूर करें। इसलिए मैं यहां इसके डिटेल पर नहीं जा रहा हूं। तो नगरीय अधिवास में आपने जान लिया कि द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग जो होंगे, अर्थात जिनके कार्य प्रणाली, जिनका जो कार्य होगा वो इन सेक्टर से जुड़ा हुआ होगा, वहां रहने वाले लोग किस अधिवास में होंगे? नगरीय अधिवास में होंगे। तो हमारा यहां का मुख्य टॉपिक है अधिवास के प्रकार। तो हमने सबसे पहले मुख्य रूप से जान लिया कि अधिवास जो है वो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया, एक ग्रामीण और दूसरा नगरीय। ये हमारे मुख्य अधिवास हो गए। अब आइए ग्रामीण अधिवास को हम लोग यहां जानने का प्रयास करते हैं कि जो ग्रामीण अधिवास है यह कैसे कैसे बटा हुआ है। यहां इस श्रृंखला में हम लोग एक परिचय के रूप में सारे अधिवासों को जानने का प्रयास करते हैं। इसका डिटेल जानने के लिए हम लोग फिर से ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की एक श्रृंखला जारी होगी, उसमें आप इसका और भी ज्यादा डिटेल से इसका अवलोकन कर सकते हैं। क्योंकि यहां हम एक प्लॉट देने का कार्य कर रहे हैं कि आपके अंदर की जो उत्कंठा होगी, आपके जानने की जो जिज्ञासा होगी, आप उसमें थोड़ा बढ़ोतरी कर सकें। और यह जब आपके दिमाग पर छा जाएगा तो आपके अंदर जो इच्छा जगेगी, तब आप इसके लिए जो विषय वस्तु खोजेंगे, आप कहीं से भी किसी भी स्रोत से उसको अपने आप संकलन कर लेंगे। तो यहां एक मेरा यह प्रयास हो रहा है कि आप इन चीजों को पहले जानने का प्रयास करें, फिर इस पर अपना वर्क करके आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें मेरा भी प्रयास आपके साथ रहेगा। तो आइए ग्रामीण अधिवास का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि अधिवास 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा? ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। यह जो बटा वो किसके आधार से बटा? कार्य की शैली के आधार पर, अर्थात प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग का बसावट जो होता है, उनका जमावड़ा जो होता है वो ग्रामीण अधिवास में होता है। और द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या अन्य पंचम क्रियाकलाप से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो नगरीय अधिवास से जुड़े होते हैं। अब आइए और सूक्ष्म में चलें। ग्रामीण अधिवास को कई सारे आधारों से बांटा गया है। तो ग्रामीण अधिवास को बांटने के कितने आधार हो गए? 4 आधार पर। आप यहां देख सकते हैं कि ग्रामीण अधिवास को 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रमुख आधार हैं ग्रामीण अधिवास को बांटने का, जिसमें सबसे पहला आधार है अस्थायित्व के आधार पर। किसके आधार पर? अस्थायित्व। आप समझ गए कि अस्थायित्व का मतलब क्या होता है? परमानेंट। तो कहीं कहीं हम लोग देख रहे होंगे कि कुछ जो घर बना होता है वो अस्थाई होता है और कुछ अस्थाई होता है। जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, या खानाबदोश लोग जो होते हैं, घुमने वाले लोग जो होते हैं, घुमक्कर लोग जो होते हैं, उनका जो घर होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है। वो परमानेंट घर नहीं बनाते हैं, आज यहां कल वहां कल वहां। तो ये गांव में बहुत सारी ये विशेषता होती है कि बहुत सारे लोगों का घर जो होता है वो अस्थाई किस्म का होता है।
लेकिन वही कुछ लोगों का जो घर होता है वो अस्थाई पक्के मकान बने होते हैं इत्यादि देखने को मिलते हैं। तो ये अस्थाई और अस्थाई में मिल बन गया। तो ग्रामीण अधिवास का पहला विभाजन किसके आधार पर? अस्थायित्व के आधार पर, और इसके तहत दो भाग हो गए, अस्थाई अधिवास और अस्थाई अधिवास। अस्थाई अधिवास में आपने देखा कि यहाँ क्या पक्के घर बने होते हैं, पक्के ईंटों से कंक्रीट से बने होते हैं, और अस्थाई में स्थानीय चीज जो होती है घास फूस लकड़ी बांस इत्यादि से बना होता है। आइए दूसरा देखते हैं, यह है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर जो है वो संहत और प्रकीर्ण। संहत का मतलब हो गया कि सघन, सघन मतलब घने। आप किसी बस्ती में, गांव की किसी बस्ती में जाएंगे देखेंगे तो आपको नजदीक नजदीक बहुत सारे घर मिलते हैं। लेकिन वही आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाएं, नदी वाले क्षेत्रों में चले जाएं, तो आपको घर जो दिखेगा वो दूर दूर अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा। तो वैसे घर जो होते हैं वो प्रकीर्ण, जिसे बिखरे हुए भी कहा जाता है। तो ये दो भाग हो गए, संहत और प्रकीर्ण। किसके आधार पर? आकृति के आधार पर। यह वर्गीकरण किसका चल रहा है? ग्रामीण अधिवास का। तो ग्रामीण अधिवास के आपने दो रूप देख लिए, पहला अस्थायित्व के आधार पर, दूसरा आकृति के आधार पर, तीसरा है दूरी के आधार पर। दूरी तो समझ रहे हैं हम लोग, हम यहां हैं आप वहां हैं, तो हमारे आपके बीच एक दूरी बनी हुई है। तो इस दूरी के आधार पर जो गांव में अधिवास मिलता है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकीर्ण, दूसरा सघन, तीसरा संयुक्त और चौथा अपखंडित। तो ये दूरी के आधार पर, इसका डिटेल भी आपके सामने आएगा, आप फिलहाल यहां जानने का प्रयास कर लें। तो प्रकीर्ण का मतलब क्या हो गया? ये भी हो गया क्या, आप यहां से भी देख सकते हैं, इसका वर्गीकरण यहां भी है, ये हो गया बिखरा हुआ। सघन का मतलब तो आप जान रहे हैं, संहत या सघन एक ही शब्द है, बहुत एक जगह होता है, कंपैक्ट होता है। संयुक्त मतलब हो गया कि बहुत सारे मिले जुले होंगे, और अपखंडित मतलब फिर यहां दूर दूर से बात आ जाएगी। तो ये चार प्रकार की दूरी के आधार पर आ गया। अगला है विकास की अवस्था के आधार पर। यह जो अधिवास का वर्गीकरण है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह ग्रामीण अधिवास का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो यहां हम विकास के अलग अलग स्टेज की बात करते हैं। विकास अर्थात डेवलपमेंट, गांव का किसी हिस्सा का, अभी तक आप लोग बहुत सारे गांव का अवलोकन क्या होगा, गांव में रह रहे होंगे या घूमे होंगे या देखने को सुनने को मिला होगा, तो आप देख लोगे कि बहुत सारा गांव बहुत विकसित हो गया, वो लगभग शहर जैसा बनने के कगार पर पहुंच गया है। और बहुत सारे गांव अभी भी वहां यातायात का अभाव है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं पहुंची हुई है, पानी का अभाव है, लोग बहुत दूर दूर से अपना काम कर रहे हैं। तो वैसे चीज जो है वो विकास की अवस्था के आधार पर आ गया। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें एक है नगला या पूर्वा। ये बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, आवश्यकता किसी जो उनको जंगलों लकड़ियों इत्यादि से मिलता है, तो ये क्या है? नगला या पूर्वा। इसके बाद जो है वो गांव, ये जो गांव है इस गांव में मुख्यतः जो है अलग अलग कृषि से जुड़े हुए लोग तो चूंकि यहाँ हैं ही, और विभिन्न कार्य करने वाले जैसे लोहार सुनार या अन्य और भी जो व्यक्तिगत पेशा होता है, एक पेशेवर लोग एक जगह रह करके इस गांव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बाजारी गांव। ये गांव थोड़ा विकसित रूप में आ गया। तो विकास की अवस्था के आधार पर विकसित होते होते यहां विकास का असर कम दिखा गया, फिर थोड़ा सा और विकसित हो गया तो यहां पहुंचा, और यहां पर ये लगभग विकास की अवस्था को और प्राप्त किया, और ये बाजारी गांव कहलाया। तो ये वर्गीकरण हमारा ग्रामीण अधिवास के तहत था। ग्रामीण अधिवास पर विशेष रूप से एक और श्रृंखला आपकी आएगी, आप उसका भी अवलोकन करेंगे। अब आइए जरा संक्षेप में हम लोग नगरीय अधिवास, जो ग्रामीण हमारे अधिवास का दूसरा वर्ग था, नगरीय अधिवास, इसका भी अवलोकन कर लें। तो नगरीय अधिवास, जिसे क्या नाम से जाना गया? शहरी अधिवास या अर्बन सेटलमेंट, इसका वर्गीकरण दो आधार से किया गया। क्या क्या? तो पहला क्या गया? जनसंख्या के आधार पर। यहां जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण रहता है, पॉपुलेशन। इसमें जो आप ये सूची देख रहे हैं इस सब में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, उसके आधार पर ये नगरों का जो है वो नामकरण होता चला गया। तो ये पहला वर्गीकरण किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और दूसरा वर्गीकरण इसका कार्य के आधार पर। यहां जो है, यहां जनसंख्या प्रभावी न होकर के इस नगरों में जो है वो कार्य जो है वो महत्वपूर्ण हो गया। तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आपके सामने उदाहरण दे दिया जाता है कि फलाना शहर जो है वो किस प्रकार के शहर का या नगर का उदाहरण है। तो आप इसको समझने के बाद ये जान जाएंगे और खुद से भी आप डेवलप कर लेंगे शहर के कार्य को देखते हुए कि ये किस शहरों के श्रृंखला में श्रेणी में जाएगा। तो यहां का ये प्रकार हमें जानना बहुत जरूरी है। आइए जल्दी से इसका नाम जान लेते हैं कि जनसंख्या के आधार पर जो
वर्गीकरण किया गया है नगरों का, उसमें सबसे पहले आता है पुरवाया टोला, और लगभग इसकी जनसंख्या 150 या 200 के आसपास फिक्र की जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे किसी गांव में रहते होंगे तो गांव को कई टोलों के नाम से विभाजित कर दिया जाता है। आप किसी गांव में रह रहे होंगे, किसी शहर में रह रहे होंगे, तो शहरों में टोला के बदले मोहल्ला चलता है, गली चलता है, और जब आप इसको अपने किसी बड़े स्तर के गांव में जाके देखेंगे तो वहां पे टोला चलता है, तो इसका नाम पुरवा भी होता है, कहीं कहीं से हेमलेट भी कहा जाता है। तो पुरवाया टोला आ गया। उसके बाद जब थोड़ी और जनसंख्या बढ़ती है तो वो नगरीय या बाजारी गांव हो जाता है। फिर जनसंख्या इंक्रीज किया तो वो कस्बा हो गया, उसके बाद ये कस्बा टाउन हो गया, उसके बाद ये नगर सिटी में बन जाता है, फिर ये महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी, और उसके बाद मेगा सिटी। तो ये जनसंख्या के आधार पर आ गया। यहां पर इसके और भी कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे जो जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे जुड़वा नगर। ये भी देखा जाता है कि अगर दो शहर एक साथ आसपास जुड़े हुए होते हैं तो उसे जुड़वा नगर कहा जाता है, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, गाजियाबाद दिल्ली ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। तो जुड़वा नगर आ जाता है मेगा सिटी के बाद, ये जुड़वा नगर इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे जनसंख्या के आधार पर आ गया। अब आ गया ये कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर यहां फंक्शन जो है उस शहर का जो मुख्य कार्य है वो किस दिशा में है, किस तरह का कार्य हो रहा है, उसके आधार पर आ जाएगा। जैसे आप इसमें पहला देख लीजिए, जो नगर है वो है औद्योगिक नगर। तो आपके जहन में आ जाएगा कि औद्योगिक नगर जहां उद्योग धंधे से जुड़ी हुई बातें होती है, तो कौन है, गुड़गांव गुरुग्राम जो नाम है वो किस प्रकार का शहर हो जाएगा, वो औद्योगिक नगर हो जाएगा। फिर व्यापारिक नगर, जहां बिजनेस व्यापार जो है वो ज्यादा चलता है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यापारिक नगर। आगे आइए प्रशासनिक नगर, जहां से प्रशासन चलता है। तो लगभग हर एक राज्यों की या देश की जो राजधानी होती है वो प्रशासनिक नगर होती है। फिर आगे आ जाता है सैनिक नगर, इसे गैरिसन भी कहा जाता है। तो सैनिक नगर में क्या हो जाता है, जहां हमारे सैनिकों की छावनी होती है, अंबाला हो गया, गुरदासपुर हो गया, दानापुर कैंट हो गया, मेरठ छावनी हो गया, जहां नाम जिस शहर के नाम के साथ कैंट, लगभग ये एक ट्रिक हो जाएगा कि कैंट लगा हुआ आप नामों में देख रहे हैं तो वो किस तरह का हो जाएगा, सैनिक नगर, गैरिसन नगर हो जाएगा। आगे आइए धार्मिक नगर, ऐसे नगर जहां धार्मिक प्रवृत्ति के कार्य ज्यादा चलते होंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि बहुत